हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल द स्टडी मेल पे। चलिए, पिछले दिनों हम लोगों ने बायोलॉजी की क्लास का फर्स्ट सेशन लेकर आगे बढ़ा था, तो उसके सेकेंड सेशन को आज हम लोग लेके आगे बढ़ते चलते हैं। फर्स्ट सेशन में आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, आपका प्यार सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। तो चलिए इस सेशन को लेके आगे बढ़ते चलते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मुख गुहा का पूरा संक्षिप्त वर्णन कर लिया था, उसके कार्यविधि के बारे में भी समझ लिए थे कि उसका कार्यविधि क्या होता है। तो इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि ग्रसनी क्या है। बेसिकली ग्रसनी इसको कहते हैं, देख सकते हैं आप, इसको ग्रसनी बोला जाता है, इसी को ग्रास नली। ये ग्रसनी में ही ग्रास नली में ही ग्रसनी एडजस्ट रहता है, उसी को यहाँ पे इसको बोलते हैं ग्रसनी। इसी के बारे में समझेंगे और इस सेशन को आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या ग्रसनी क्या है। ग्रसनी समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे ग्रसनी क्या है, ठीक है। अब चलिए, ग्रास नली क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग होता है। देखिए, मुख गुहा का फ्रंट भाग ये हो गया, आगे वाला भाग ये हो गया, इसका पिछला भाग ये हो गया ग्रसनी। इसका पिछला भाग यहाँ पे ग्रसनी होता है। इसमें दो छिद्र होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या समझे हम लोग, सबसे पहले एक टॉपिक ये समझ लिए कि ग्रसनी जो होता है मुख गुहा का पिछला भाग होता है, ठीक है। अब इसमें दो छिद्र होते हैं। अब उस छिद्र का नाम क्या है वो हम जानते हैं। उस पहले वाले छिद्र का नाम होता है निगल द्वार, निगल द्वार जिससे भोजन को निगला जाता है। दूसरे का होता है कंठ द्वार, कंठ द्वार, ठीक है। अब ये दोनों आखिर है क्या, दोनों द्वार है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है निगल द्वार, ये जो खुलता है ग्रास नली में खुलता है। निगल द्वार क्या होता है, ग्रास नली में खुलता है। ग्रास नली में इसका मुख खुलता है। इसका मुंह किस में खुलता है ये देखते हैं। इसका मुंह श्वास नली में खुलता है। तो सबसे पहले हम लोग समझे हैं ग्रसनी क्या है। ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग होता है जिसमें दो छिद्र होते हैं। पहला छिद्र निगल द्वार और दूसरा छिद्र कंठ द्वार होता है। निगल द्वार जो होता है ग्रास नली में खुलता है और कंठ द्वार जो होता है वो श्वास नली में, जहाँ से हवा जो है ऑक्सीजन आता और जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गया। इसके अगले वाले टॉपिक को समझते हैं। इसका अगला वाला टॉपिक जो है, इसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो एपिग्लॉटिक्स पढ़ना है। क्या है, देखिए क्या पढ़ना है, एपिग्लॉटिक्स पढ़ना है, ठीक है। ये टॉपिक को पढ़ना है। तो समझते हैं एपिग्लॉटिक्स क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या है, कंठ द्वार के आगे जो कंठ है ना, इसके आगे फ्रंट सामने एक पट्टी नुमा संरचना होती है। एक पट्टी जैसा संरचना होता है, ठीक है, जिसे एपिग्लॉटिक्स कहते हैं। तो परिभाषा इसका क्या बनाएंगे कि कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे हम एपिग्लॉटिक्स कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है परिभाषा, कोई हार्ड मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा सिंपली तरीका में आपको समझाऊंगा कि आखिर एपिग्लॉटिक्स होता क्या है। तो कंठ द्वार क्या है, सीधा समझिए ना, यहाँ पे कंठ द्वार के आगे एक पट्टी नुमा संरचना होती है जिसे एपिग्लॉटिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए, ठीक है। चलिए इसके आगे वाले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला वाला टॉपिक है ग्रास नली क्या है, वर्णन करना है, ठीक है। तो हर एक टॉपिक को बारी बारी से समझ रहे हैं, तो इसको भी समझते हैं। तो ग्रास नली बेसिकली क्या है और इसका वर्णन करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम एपिग्लॉटिक्स समझ गए। दूसरा है ग्रास नली, ठीक है। अब इसका वर्णन करना है, इसके बारे में समझना है। देखिए ये दोनों में फर्क है, ये ग्रसनी है, ये ग्रास नली है। ये नली है वो ग्रसनी एक, ठीक है, वो ग्रसनी एक अलग भाग है। देखिए इस नली में होता क्या है बेसिकली हम वो समझते हैं। तो ग्रास नली जो होता है, ये ग्रास नली यहाँ से लेकर अमाशय तक एडजस्ट किया रहता है, अमाशय तक कनेक्टेड रहता है। तो ग्रास नली में भोजन जो है कर्मानुकुंचन, यानी ऊपर नीचे कर्मानुकुंचन, एकदम जो भोजन मिहीन टाइप का हो जाता है वो कर्मानुकुंचन द्वारा अमाशय में पहुँच जाता है। तो ग्रास नली का बेसिक काम ये है कि वह भोजन को कर्मानुकुंचन द्वारा अमाशय में पहुँचा देता है, ठीक है। तो ग्रास नली के बारे में समझ गए, बहुत इजी तरीका है, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं, ठीक है। बहुत आसान तरीके से समझते और आगे बढ़ते चलेंगे। परिभाषा आप खुद से बनाने लगेगा, एक बार दो बार इस सेशन को सुनिए, ध्यान से आप वीडियो को देखिए,
खुद ब खुद आपको परिभाषा बनाने चला आएगा, ठीक है। तो ग्रास नली बेसिक काम उसका वही है, वो भोजन को कर्मानुकुंचन द्वारा अमाशय में पहुंचा देगा, ठीक है। तो चलिए ग्रास नली के बारे में समझ गए। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में भोजन का पाचन कभी नहीं होता है। अब भोजन का पाचन कहाँ होता है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ आपको परेशान कर रहा होगा कि कर्मानुकुंचन किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज़ बोले हैं क्रमानुकुंचन, अभी हम बोले ना ग्रास नली में भोजन कर्मानुकुंचन द्वारा अमाशय में जाता है, तो यहाँ पे टॉपिक उठता है, यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि कर्मानुकुंचन क्या है, ठीक है। तो कर्मानुकुंचन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कर्मानुकुंचन बेसिकली वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन ऊपर नीचे सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। तो भोजन का इसमें कर्मानुकुंचन में काम होता है भोजन को सिकुड़ाना और फैलाना, सिकुड़ाना फैलाना। तो बेसिक समझ गए हम लोग यहाँ पे कि कर्मानुकुंचन क्या है, कि कर्मानुकुंचन वैसी प्रक्रिया जिसमें भोजन में सिकुड़न एवं शिथिलन आ जाती है, कर्मानुकुंचन कहलाता है, ठीक है। तो चलिए कर्मानुकुंचन समझ गए। इसके बाद हम लोग समझते हैं अमाशय क्या है। क्योंकि हमारा भोजन मुख गुहा से प्रारंभ हुआ है, मुख गुहा में हमने भोजन को चबाया, इसमें लार मिला, लार मिल करके यहाँ पे आया, ग्रास नली में आया, ग्रास नली में कर्मानुकुंचन द्वारा अमाशय में पहुँच रहा है भोजन। तो अमाशय के बारे में जानते हैं, उसके बाद भोजन को और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अगला टॉपिक, चलिए यहाँ तक तो हम सब लोग समझ गए, कर्मानुकुंचन तक हम लोग समझ गए, ठीक है। इसके बाद हम लोग अमाशय के बारे में समझते हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक भी है अमाशय। अमाशय आखिर है क्या, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और समझते हैं कि इसमें भोजन का पाचन कैसे होता है, ठीक है। अमाशय बेसिकली आहार नाल का वह भाग होता है जो अमाशय चौड़ी थैली जैसी रचना उदर गुहा की बाईं ओर से शुरू होकर पश्चिम दिशा में फैली होती है, जिसे अमाशय कहते हैं, जिसमें भोजन लगभग 4 घंटों तक संचित रहता है, जो कायम का रूप धारण कर लेता है। चलिए हम लोग कर्मानुकुंचन तक समझ गए, ठीक है। इसके बाद हम लोग अमाशय के बारे में जानते हैं। अमाशय आखिर है क्या। अमाशय एक आहार नाल का वह भाग होता है जो एक चौड़ी थैली जैसी रचना उदर गुहा, ठीक है, कहाँ से, उदर गुहा, ठीक है, यहाँ से उदर गुहा से के बाईं ओर से, ठीक है, उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली रहती है, अनुप्रस्थ दिशा में फैली रहती है और फैली होती है। यह इसमें लगभग भोजन कितना 4 घंटों तक संचित रहता है, ठीक है, जिसमें भोजन जो है कायम का रूप धारण कर लेता है। कितने घंटों तक संचित रहता है, 4 घंटे तक। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अमाशय में भोजन कितने घंटों तक संचित रहता है। जो हम भोजन करते हैं वो बेसिकली 4 घंटों तक भोजन संचित रहता है, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अमाशय में भोजन 4 घंटों तक संचित रहता है, जो किसका रूप धारण कर लेता है, 4 घंटों तक संचित रहने के बाद यह कायम का रूप धारण कर लेता है, कायम का रूप धारण कर लेता है, ठीक है, कायम का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें 2 भाग होते हैं, ठीक है। इसका पहला भाग होता है पश्च भाग कॉर्डियक, और अग्रभाग जो होता है, पश्च भाग हो गया, सॉरी ये अग्रभाग हो गया, आगे वाला भाग हो गया कॉर्डियक, अग्रभाग इसको बोलते हैं, अग्रभाग हो गया कॉर्डियक, और पश्च भाग जो होता है वो आपका पाइलोरिक कहलाता है, पश्च भाग पाइलोरिक, ठीक है, ये हो गया पश्च भाग। तो चलिए अमाशय के बारे में समझ गए। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना, आहार नाल का वह भाग ये जिसमें यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना उदर गुहा से फैली रहती है, उदर गुहा में फैली रहती है, उदर गुहा के अनुप्रस्थ क्षेत्र में फैली रहती है, ठीक है, जिससे अब चलिए इसके परिभाषा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आहार नाल का वह भाग, अमाशय आहार नाल का वह भाग होता है जिसमें जो एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, जो उदर गुहा के बाईं ओर से लेकर के पश्च भाग तक फैली रहती है, जिसे अमाशय कहते हैं, ठीक है, जिसमें भोजन लगभग 4 घंटे तक संचित रहता है, जो कायम का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। चलिए, और इसमें के 2 भाग होते हैं, अग्रभाग कॉर्डियक और पश्च भाग पाइलोरिक। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। फिर इससे आगे समझते हैं कि अमाशय से आगे वाले टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। उसके आगे वाला टॉपिक है, अब एक चीज़ और इसमें समझ लेते हैं, अमाशय में हमेशा
HCl का स्राव होते रहता है। आप देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होते रहता है, HCl का स्राव होते रहता है, निरंतर HCl का स्राव होते रहता है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद अमाशय पढ़ लिए। तो हम लोग भोजन को मुख गुहा में ग्रहण किए हैं। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख गुहा से प्रारंभ होता है, और पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। तो भोजन को मुख गुहा में डालकर यहाँ तक हम लोग अमाशय में कहाँ से कहाँ, मुख गुहा से होकर ग्रासनी से होकर ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुँचा दिया। अमाशय में भी 4 घंटे तक भोजन रखे, उसके बाद अमाशय से भोजन को आगे लेके चलते हैं, जठर ग्रंथि में चलते हैं। तो जठर ग्रंथि में चलते हैं। अगला है टॉपिक जठर ग्रंथि। अब ये जठर ग्रंथि क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये जठर ग्रंथि क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अमाशय में स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर बना होता है। अमाशय में स्तंभाकार यानी स्तंभ मतलब होता है खंभा के आकार का एक बना होता है। ठीक है, जिसमें जगह जगह छिद्र पाया जाता है, जिसमें जगह जगह स्तंभ मतलब खंभे के समान एक कोशिका पाया जाता है। ठीक है, जिसमें जगह जगह ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे जगह जगह छिद्र पाया जाता है। ठीक है, जगह जगह छिद्र रहता है, जिससे जठर ग्रंथि जिससे जठर रस का स्रावित होता है। जठर रस, यहाँ पे रस भी बनाता है, ये जठर रस स्रावित होता है, जिससे जठर रस को जठर ग्रंथि कहते हैं, यानी इसको जठर ग्रंथि कहते हैं, इसको जठर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझ गए हम लोग जठर क्या है, जठर ग्रंथि क्या है। जठर अमाशय में, किसमें? अमाशय में। अभी अमाशय के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अमाशय में स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का एक स्तर होता है, जिसमें जगह जगह कहीं कहीं छिद्र होता है। छिद्र इसी तरीके का छिद्र होता है जिससे जठर रस स्रावित होते रहता है, जिससे जठर रस स्रावित होता है, जिसे हम जठर ग्रंथि कहते हैं। तो जठर ग्रंथि के बारे में समझ ली। इसमें कुछ जो एंजाइम स्रावित होता है उस एंजाइम के बारे में समझ लेते हैं। वो एंजाइम कौन कौन से उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला एंजाइम है, उसके बारे में देखिए। इससे कुछ एंजाइम स्रावित होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, पहला है HCl, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, दूसरा श्लेष्मा, तीसरा पेप्सिजेन, ठीक है, नामक एंजाइम जो है, ये एंजाइम जो है स्रावित होते रहता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जठर ग्रंथि के बारे में समझ लिए। अब जठर ग्रंथि कितने कोशिकाओं से मिलकर बना है इसके बारे में समझते हैं। जठर ग्रंथि में कौन कौन सा रस स्रावित होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, जठर ग्रंथि में और वह कितने कोशिकाओं से निर्मित होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो जठर ग्रंथि में मुख्यतः जठर रस स्रावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जठर ग्रंथि में कौन सा रस स्रावित होता है। तो जठर ग्रंथि में जठर रस स्रावित होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए ये कितने कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होता है। तो ये बेसिकली 3 कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होता है। पहला म्यूकस, दूसरा अमलजम, तीसरा जाइमोजिन। ठीक है, देखिए यहाँ पे है पहला म्यूकस, दूसरा अमलजम, तीसरा जाइमोजिन। ठीक है, ये 3 कोशिकाओं से जठर ग्रंथि निर्मित होता है। ठीक है, अब चलिए जठर ग्रंथि के बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद समझते हैं अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ठीक है, ये टॉपिक को लेके आगे बढ़ते चलते हैं, बारी बारी से इसके भूमिका के बारे में बात करेंगे। तो पहला भूमिका क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो लिखने में कैसे लिखेंगे? अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है, ऐसे लिखेंगे। निम्नलिखित भूमिका कौन सा है? निम्नलिखित भूमिका है। ठीक है, पहला कौन सा है उसके बारे में बात करते हैं। यह भोजन के साथ है, अब हम लोग भोजन करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे कीटाणु भी चले जाते हैं। तो यह भोजन के साथ आए कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, क्या करता है? यह भोजन के साथ आए कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, अगला क्या है उसके बारे में देखते हैं। यह पेप्सियोजेन को सक्रिय कर देता है। ये पेप्सिजेन को क्या कर देता है? सक्रिय, एक तरह का ये क्या बोलते हैं, केमिकल है जिसको ये एक्टिवेट कर देता है, सक्रिय कर देता है। ठीक है, अगला जो है यह पेप्सिन भोजन पर कार्य कर प्रोटोन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, प्रोटोन नहीं, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, यह पेप्सिजेन भोजन पर कार्य कर प्रोटीन बना देता है। ठीक है, अगला जो है
यह पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय रखता है। यह अमाशय में अम्ल जो है पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय रखता है, ठीक है। और लास्ट है, यह भोजन को कायम रूप प्रदान करता है। जो पढ़े थे हम लोग कि अमाशय में भोजन कायम के रूप में चला आता है, तो कौन सा, अमाशय में जो अम्ल होता है, अम्ल ही भोजन को कायम रूप, एकदम महीन गाढ़ा जिसको बोला जाता है, ग्लूकोज के समान वो कायम रूप उसको प्रदान कर देता है, ठीक है। ग्लूकोज यहाँ पे नहीं बनाता है, यहाँ पे सिर्फ उसको कायम रूप प्रदान करता है, यहाँ पे पचाता है, ठीक है। अब इससे रस कैसे निकलेगा, ग्लूकोज कहाँ पे निकलेगा, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब चलिए इससे अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या उठता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किस ग्रंथि से होता है या कहाँ होता है। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है। तो आप यहाँ पे जवाब दीजिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अमाशय से होता है, अमाशय में होता है। कहाँ पे होता है, अमाशय में होता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन समझ गए। अब एक चीज़ और समझते हैं कि हमारे शरीर में प्रतिदिन 3 लीटर HCl का स्राव होते रहता है। कितना लीटर, प्रतिदिन 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होते रहता है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखिए, एक चीज़ हमेशा सुनते होइएगा कि फलाने व्यक्ति को अल्सर की प्रॉब्लम है, अल्सर हो चुका है। तो अल्सर आखिर होता कैसे है वो देखते हैं। अल्सर बेसिकली होता है अमाशय के दीवार में, अमाशय की जो दीवार होता है उसके आंतरिक स्तर में कहीं कहीं छिद्र हो जाता है, कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर छेद हो जाता है, जिस छेद को अल्सर बोलते हैं। अल्सर होता कैसे इसके बारे में भी समझते हैं। अभी तो यह समझे ना अल्सर किसे कहते हैं। अमाशय की आंतरिक दीवार में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर छेद हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं, ठीक है। अब ये समझते हैं कि अल्सर होता कैसे है। जैसे हम लोग भूखे रहते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे भूखे रहते हैं। जब हम मान लीजिए हम लोग का डेली रूटीन है कि 8 से 9 के बीच हम लोग को खाना खा लेना है, यानी 10 बजे तक खाना खा लेना है। तो डेली रूटीन है, कभी आप बीच में 1 दिन खाना ना खाकर देखिए, 10 बजे तक खाना नहीं खा के देखिए, आपको भूख तुरंत लग जाएगा, ठीक है। आपका पेट दर्द करने लगेगा, बहुत सारा बेचैनी छा जाएगा कि इतना हमको भोजन चाहिए। अगर उस समय भी आप उसको भोजन नहीं देते हैं तो जो आपके शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित हो रहा है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा कि आपके अमाशय की दीवार के ऊपर जाकर उसको छिद्र करने लगता है, यानी उसको ही गलाने लगता है। उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल समझने, अगर आप नहीं समझे हैं तो उसके बारे में समझ लीजिए। वो बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है। जैसे बैटरी में पानी देखें, उसका पानी थोड़ा सा ज़मीन पे डालिए, कैसे उसको खदका देता है, यानी मतलब उसको कैसे उसका मतलब देख सकते हैं, उसका देखिएगा तो कैसे उसका खदका के बहुत सारा उसमें मतलब डेंजर वो होता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे शरीर में स्रावित होता है, बहुत ही खतरनाक केमिकल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है ना, वो भोजन को एकदम महीन कर देता है, यानी कायम रूप प्रदान कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप उसमें भोजन नहीं देते हैं, समय से भोजन नहीं दीजिएगा, तो क्या होगा कि वो भोजन नहीं मिला है तो वो तो किसी को न किसी को तो पचावे करेगा, उसको मतलब वहाँ पे उसको क्रिया करवे करेगा किसी न किसी के साथ। तो आपके शरीर में जो भी वो मांसपेशी होती है वो बहुत ही नाजुक मांसपेशी होती है, तो उसी के साथ रिएक्शन करने लगता है, वो उसी को पचाने लगता है। तो वो दीवार को धीरे धीरे छिद्र करने लगेगा, धीरे धीरे वो गोलाकार छेद कर देता है, और जिस छेद के कारण वो अल्सर आपके अमाशय के आंतरिक मतलब स्तर में बहुत गड्ढा छेद कर देता है, जिसके कारण हमको अल्सर की शिकायत होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार अल्सर होता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, समय पे भोजन करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ सीखे ज़रूर कि हम लोग समय पे भोजन करेंगे, ताकि अल्सर की प्रॉब्लम जीवन में कभी ना आए, ठीक है। अल्सर के बाद हम लोग कायम किसे कहते हैं, उसी समय से हम आपको समझा रहे हैं कायम क्या है, बोल रहे हैं कि कायम क्या है, कायम रूप भोजन प्रदान कर देता है भोजन को। तो आखिर है क्या कायम रूप, इसे हम मतलब समझते हैं, ठीक है। अब चलिए क्या है कायम रूप, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो कायम बेसिकली वो होता है, कायम का मतलब हो गया गाढ़ा लेई, देखें जो झंडा उंडा चिपकाने में काम देता है, या उसी को मतलब उसी में सजावट के तौर पे उसको उपयोग करते हैं। जो लेई बना जाता है बेसिकली मैदा आटा से बनता है, ठीक है ना। तो उसी का लेई होता है, उसी के समान कायम जो होता है ना, कायम का मतलब हो गया वो लेई, कायम का लेई इसी का रूप है, ठीक है, लेई। तो ये इसकी एक तरह से रूप समझ सकते हैं। कायम का मतलब होता है लेई, गाढ़ा लेई बना देता है, यानी भोजन को हम कहते हैं कायम रूप प्रदान कर दिया, तो आप समझिए गाढ़ा लेई की तरह वो उसको बना दिया, ठीक है। तो आप यहाँ से कायम का मतलब समझ गए, गाढ़ा लेई, ठीक है। बेसिक जानकारी रखिए, परिभाषा आप खुद से बना लीजिएगा।
हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे मैं PDF के तौर पे इसको दे दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं जठर। यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन उठता है जो मैंने पहले भी आपको कराया था कि जठर रस आखिर कहाँ से स्रावित होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जठर रस जठर ग्रंथि से स्रावित होता है, इसका सिंपल आंसर दे देंगे, ठीक है। अब छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आए छोटी आंत पे। अब भोजन को हम लोग पूर्ण पचा लेंगे, यहाँ से हम लोग भोजन को पूर्ण पचा लेंगे। चलिए छोटी आंत के बारे में बात करते हैं। तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल हम लोग तो समझते ही हैं, यहाँ से जो मल द्वार तक फैला रहता है उसी को आहार नाल बोलते हैं। तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई कम से कम 6 मीटर होती है। लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है वो भी देख लीजिए। चौड़ाई कम से कम 2.5 मीटर होती है, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर होती है। लंबाई 6 मीटर लेकिन चौड़ाई जो होती है वो चौड़ा जो होता है 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। जो एक बेलनाकार रचना होती है, बेलन के आकार का, ऐसे 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 करके घूमी हुई रहती है, बेलनाकार रचना होती है, ठीक है। अब जिसमें अग्न्यासी रस पीत रस आकर मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। अब चलिए क्या समझे यहाँ पे कि छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, जिसमें अग्न्यासी रस पीत रस आकर मिलता है, जिसके कारण भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पूर्ण पचा लिए भोजन को। पहले भोजन मुख में डालें, मुख में उसको मतलब दांत में लार स्रावित हुआ, उससे भोजन उसमें मिक्स हुआ और वो नीचे चक्कर मानो कुंचन द्वारा नीचे चला या फिर अमाशय में पहुंचा। अमाशय में भोजन पहुंच करके कायम रूप प्रदान किया। 4 घंटा तक संचित रहने के बाद कायम रूप प्रदान किया। कायम रूप प्रदान करने के बाद ये छोटी आंत में भोजन आया। वो कायम वाला लेई गाढ़ा लेई वाला छोटी आंत में आया, जिसमें अग्न्यासी रस और पीत रस, कौन सा रस? अग्न्यासी रस और पीत रस आकर मिला, जिसके कारण भोजन का पूर्ण पचा दिया। उसके बाद उसमें उसका कोई उपयोगी नहीं, यानी वो अब सिट्ठी के तौर पे निकल गया। जैसे ऊख देखें, ऊख का रस जो गन्ना का रस जो निकलता है तो उसके बाद रस निकलने के बाद सिट्ठी का कोई काम नहीं रहता है, उसी प्रकार से वो भोजन का पूर्ण पाचन हो गया। अब यहाँ से ग्लूकोज अलग हो जाएगा। अब कैसे क्या अलग होगा उसके बारे में समझते हैं। तो छोटी आंत के बारे में समझ गए, जिसकी लंबाई 6 मीटर चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, जो एक बेलनाकार रचना होती है, जिसमें अग्न्यासी रस और पीत रस आकर इकट्ठा मिलता है, जिसके कारण भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से समझ गए। अब चलिए इसमें समझते हैं ग्लूकोज का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। ग्लूकोज कैसे हमारे क्या बोलते हैं नब्स में, इसमें नब्स में हमारे नब्स में कैसे पहुंचेगा उसके बारे में समझते हैं। तो पहले छोटी आंत के भाग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। पहला भाग ग्रहणी, ठीक है, दूसरा भाग जेजुनम, तीसरा भाग इलियम। ये 3 भाग इसके होते हैं, ठीक है। अब चलिए 3 भाग है। अब एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, पहले तो ये 3 भाग को देख लीजिए, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ये 3 भाग छोटी आंत के होते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ समझते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो 6 मीटर और चौड़ाई पूछा जाए, छोटी आंत की चौड़ाई कितनी होती है? तो 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 6 मीटर है, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यहाँ इसकी चौड़ाई हो जाएगी छोटी आंत की, यानी हमारे शरीर में छोटी आंत की चौड़ाई, या बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है और लंबाई जो है 6 मीटर होती है। बच्चा में थोड़ा छोटा होता है, लेकिन वयस्क मनुष्य का बात हो रहा है। वयस्क मनुष्य जैसे 18 प्लस का हो गया, वो वयस्क मनुष्य होता है, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक और क्वेश्चन है, मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है, ठीक है। यहाँ पे मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है। मांस का जो सेवन करता है उसकी छोटी आंत की लंबाई छोटी, तथा जो मांस का सेवन नहीं करता, शाकाहारी अपनाता है, शाकाहार है, और वो उसकी छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम समझ गए छोटी आंत के मुख्यतः कितने भाग है? 3 भाग है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ठीक है, 3 भाग है। अब तीनों भाग में बारी बारी से पढ़ेंगे तीनों भाग को।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वसा का आंशिक पाचन किस एंजाइम में होता है। ठीक है, वसा का आंशिक पाचन जो होता है गैस्ट्रिक लाइपेज में होता है। वसा का आंशिक पाचन कहाँ होता है, वसा का आंशिक पाचन किस एंजाइम से होता है, एंजाइम किस एंजाइम से होता है, वसा का आंशिक पाचन किस एंजाइम से होता है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज से होता है। किससे होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे आंत के भागों को वर्गीकृत करते हैं, यानी 3 जो भाग हम अभी आपको पढ़ाए हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, तीनों भाग का वर्गीकरण करते हैं। यहाँ से हम ग्लूकोज को कहीं जहाँ पे पहुँचाना होगा वहाँ पे पहुँचाएंगे, फिर इसके जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको कहाँ पहुँचाना है उसको पहुँचाएंगे। ठीक है, अब चलिए पहला भाग है ग्रहणी। यह छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का प्रथम भाग होता है, जो अमाशय के पाइलोरिक भाग में खुलता है। कहाँ पे खुलता है, पाइलोरिक भाग के ठीक नीचे खुलता है। कहाँ पे, जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक नीचे खुलता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए ग्रहणी क्या है। ग्रहणी छोटी आंत का प्रथम भाग होता है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक नीचे, यानी ठीक नीचे खुलता है, या कह सकते हैं इसको ठीक बाद से शुरू होता है। अब इसके बाद आता है जेजुनम। ठीक है, यह छोटी आंत का बिचला भाग होता है। जैसे ग्रहणी, जेजुनम, जेजुनम बीच में है तो बिचला भाग हो गया, मध्य भाग होता है। तो इसका सिंपली से परिभाषा आप लोग बनाइएगा, ग्रहणी जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग होता है। अब चलिए इलियम के बारे में बात करते हैं। यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, यानी अधिकांश भाग होता है, नहीं सबसे बड़ा भाग इसी को माना गया है। इसमें भोजन का अंतिम रूप से पाचन हो जाता है। ठीक है, और इसके इलियम के बिलाई भाग में, जो इलियम आपका देख रहे हैं, इलियम के बिलाई भाग में भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण कहने का मतलब जितना भी एनर्जी है उसको इकट्ठा करके निकालेगा और आपको डायरेक्ट जो है आपके नब्स में एंटर कराएगा, नब्स में आपके ग्लूकोज को एंटर करा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए छोटी आंत के तीनों भागों के बारे में पढ़ लिए, जिसमें एक चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि आपके शरीर में जो ग्लूकोज बना है, ठीक है, जो छोटी आंत पूर्ण पाचन करके ग्लूकोज को बनाए, वो आप कहाँ एंटर किए हैं, वो आप कहाँ कैसे भेजे हैं, तो कहिएगा, यहाँ उसको समझाइएगा, ये लिख के बताइएगा कि जेजुनम इलियम जो है छोटी आंत का सबसे मध्य भाग यानी अधिकांश भाग होता है, जिसमें इलियम के विलाई भाग में एक विलाई भाग होता है। इसका एक विलाई भाग होता है, विलाई भाग में भोजन क्या होता है, इसके विलाई भाग में भोजन क्या होता है ना, भोजन जो होता है, भोजन में ग्लूकोज का अवशोषण कर ये डायरेक्ट नब्स में एंटर करा देता है। ठीक है, जिसके कारण हमको एनर्जी मिलती है। वो जो एंटर कराता है वो एटीपी के रूप में होता है, यानी छोटा सिक्का के रूप में एक समझ सकते हैं, वो ग्लूकोज एटीपी के रूप में होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बड़ी आंत क्या है और यकृत के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा एक सेशन और बनेगा इसका, हमारे फर्स्ट चैप्टर का जैव प्रक्रम का एक हिस्सा और बनेगा, तो इसको नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट करते आगे बढ़ते चलेंगे। इसमें आपका कोई कुछ डाउट रहेगा नहीं, चूँकि मैंने सारा क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है इसी सेशन में, दोनों सेशन में इंक्लूड करते हैं, हम चल रहे हैं आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो आप जो क्वेश्चन बनाइएगा वो ऑटोमेटिक आपसे बनते चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले सेशन में बड़ी आंत और यकृत और जो भी छोटा छोटा टॉपिक है उसको लेकर के आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।